Hey there everyone, this is Neha. Welcome to ExamVert. As we are discussing about syllogism and आज हम लोग syllogistic rules and fallacies को देखेंगे. ये है टॉपिक तो बड़ी छोटी है पर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ी सी इसे डिटेल में समझ लेंगे और इसे अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी एमसीक्यू आ चुकी है. मेरे टाइम पे भी आई थी, मैं जब एग्जाम दी थी, और आप लोग जब एग्जाम दे रहे हैं आप लोगों के टाइम में भी आने वाली है. ठीक है, तो सिलॉजिस्टिक्स रूल्स एंड फैलेसी. तो सिलॉगिज्म क्या है ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो अब एक सिलॉगिज्म कब वैलिड होती है और कब इनवैलिड होती है ये हम लोग और आगे के लेक्चर्स में देखेंगे. पर उससे पहले ये देख लेना चाहिए, हाँ ये देख लेना ज़रूरी है कि कौन से रूल या कौन से रूल को उल्लंघन करने से या एक फैलेसी कमिट होती है. ठीक है, तो वो कौन सा रूल है और उस रूल के साथ जुड़ी हुई एसोसिएटेड कौन सी फैलेसी है, वो रूल का एक्सप्लेनेशन क्या है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला जो रूल है वो है अवॉइड फोर टर्म्स. एक सिलॉगिज्म्स में कुछ रूल्स जो हम लोगों को नेसेसरीली फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज द होल सिलॉगिज्म्स विल बी इनवैलिड. ओके, अवॉइड फोर टर्म्स. अगर आप लोगों ने सिलॉगिज्म वाली मेरी वीडियो देखी है तो मैंने पहले वीडियो में ही कहा है कि एक सिलॉगिज्म की 3 टर्म होती है. क्या क्या? मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म. ये 3 टर्म होती है सिर्फ. ठीक है, तो अगर एक सिलॉगिज्म में 4 टर्म्स हो, मान लो अगर ऐसा हो, ऑल एम आर पी, ऑल एस आर जेड, देयरफॉर ऑल एस आर एम. यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे जेड एस एम पी 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म्स है. ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सिलॉगिज्म दिखे जहां पे 4 टर्म्स हो, वहां पे ये फैलेसी ऑफ 4 टर्म ये फैलेसी होती है. ठीक है, तो स्ट्रक्चरली ये रूल है कि एक सिलॉगिज्म की सिर्फ 3 ही टर्म होनी चाहिए, वो है मेजर, माइनर और मिडिल टर्म. ठीक है, ये बात हो गई पहले रूल की. दूसरी जो रूल है वो है डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एटलीस्ट 1 प्रेमिस, otherwise the fallacy of undistributed middle will be committed. ठीक है, तो क्या है ये रूल? मिडिल टर्म, एक सिलॉगिज्म में जो मिडिल टर्म रहती है उसे मिडिल टर्म का डेफिनेशन अगर हम लोग बोले तो मिडिल टर्म दोनों प्रेमिस में रहती है पर कंक्लूजन में नहीं रहती. ठीक है, तो वो दोनों प्रेमिस में एटलीस्ट कोई एक प्रेमिस में उसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था ये भी अगर मेरे अगले लेक्चर्स में देखें तो मैंने ये डिस्कस किया. कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने बात की है कि अ टर्म डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली इफ इट रेफर्स ऑल द मेंबर्स डेजिग्नेटेड बाय अ टर्म. ठीक है, अगर मैं बोलूँ एस एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ये एस जो क्लास को डिनोट करता है वो क्लास के हर एक मेंबर को अगर इंक्लूड करके बात की जाए तो ये टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. अगर मैं बोलूँ ऑल एस आर पी, तो जो S है वो ऑल ये क्वांटिफायर्स हम लोग को पता चल रहा है, ये जो S है वो S जो क्लास को डिनोट कर रहा है वो सारे मेंबर यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसलिए ये S डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डिटेल में लेक्चर में समझा रखा है. आप लोग अगर नहीं देखे हो तो अगले लेक्चर्स में वो जाके देख लो. ठीक है, तो जो मिडिल टर्म रहती है एक सिलॉगिज्म में, जो 2 प्रेमिस में रहती है, वो दोनों प्रेमिस में एटलीस्ट 1 प्रेमिस में उसे डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, अदरवाइज अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिड फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कमिट होगी. अब देख लेते हैं तीसरी रूल क्या बोलती है. तीसरी रूल बोलती है एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेस. एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन, जो भी टर्म कंक्लूजन में क्या क्या टर्म रहती है, ईदर सब्जेक्ट टर्म ईदर मेजर टर्म और माइनर टर्म. मिडिल टर्म तो रहेगी नहीं. तो जो मेजर टर्म है और माइनर टर्म है, वो मेजर टर्म और माइनर टर्म जो कंक्लूजन में है वो अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में तो उसे प्रेमिस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ऑल एम आर पी, ऑल एस आर एम, देयरफॉर ऑल एस आर पी. तो प्रोपोजिशन ए में कौन सी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? सिर्फ सब्जेक्ट टर्म. ठीक है, और ये चारों कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में कौन कौन टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कौन कौन टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये इसकी चार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी पहले लेक्चर में, इसलिए जाके आप फटाफट वो देख लो. ठीक है, तो ए प्रोपोजिशन में सिर्फ सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. तो यहाँ पे ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है,
क्योंकि ये ए प्रोपोजिशन है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो क्या बोला है, एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन में सिर्फ यही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा, मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेस। तो अब ये एस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है, एंड अगेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेस, सो देयर इज नो फैलेसी इन दिस सिलोइज्म, एटलीस्ट ये फैलेसी तो नहीं हुई है, ठीक है। आया समझ कि जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए कंक्लूजन में, अगर कोई टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो टर्म प्रेमिस में जहां ऑकर होती है वो टर्म को भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही चाहिए, अगर ना हो तो क्या फैलेसी होगी। अब मान लो ये है, हम लोगों ने पढ़ा था मेजर टर्म, ये है मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म कहाँ रहती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, ये सब भी हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट टर्म है उसे हम लोग माइनर टर्म कहते हैं, ठीक है, ये माइनर टर्म। तो माइनर टर्म अगर मान लो ये यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड अगर ना होती, मान लो यहाँ पे ई है, चलो एक फैलेसी करके ही दिखाते हैं, ये सिलोइज्म तो वैलिड थी। अब मान लो एक ऐसी सिलोइज्म ले ले हम लोग जहाँ पे ये रूल ये फैलेसी कमिट होती है, ये मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। ऑल पी आर एम all S are M, therefore all S are P। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो फैलेसी है, इलिसिट मेजर, इलिसिट माइनर और अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, यहाँ पे जो टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो टर्म प्रेमिस में जो ये जो टर्म है वो प्रेमिस में भी ऑकर हुआ है, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे कोई ये फैलेसी नहीं हुई है इलिसिट माइनर, क्योंकि ये माइनर टर्म है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर आई प्रोपोजिशन रहे तो मान लो मैं यहाँ पे आई करती हूँ, ठीक है, सम एस आर पी, ठीक है, सम एस आर पी, सम एस आर एम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो कंक्लूजन में ये एस डिस्ट्रीब्यूटेड है पर प्रेमिस में जहाँ ये ऑकर हुई है यहाँ पे वो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो क्या फैलेसी हो रही है, इलिसिट माइनर, ठीक है। तो सेम बात है कि अगर और ये भी अगर देखें ए प्रोपोजिशन में प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहती है और आई प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मिडिल टर्म दोनों प्रेमिस में कोई प्रेमिस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल फैलेसी भी हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अच्छे से देखें अगर हम लोग तो देखते ही पता चल जाता है। तो फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर कब होती है, जब कोई भी टर्म, कोई इलिसिट माइनर, जब माइनर टर्म कंक्लूजन के जो माइनर टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में, पर अगर वो प्रेमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तब फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर होती है। और अगर मेजर टर्म जो कंक्लूजन में है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो और वही मेजर टर्म अगर जो प्रेमिस में है वो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो इलिसिट मेजर, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर कमिट होती है। आगे बात समझ, तो ये होगी थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या कहती है, अवॉइड टू नेगेटिव प्रेमिसेस। ये तो बड़ी आसान है कि दो नेगेटिव प्रेमिस अगर है ई और ओ, उससे कोई वैलिड, अगर मैं बोलूं ई और ओ से ए निकल के आता है तो यहाँ पे फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस होगी, क्योंकि टू नेगेटिव प्रेमिस से हम कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब क्वेश्चन होगी क्यों नहीं निकाल सकते भाई, तो ये है कि दो नेगेटिव प्रेमिस क्या बोलती है, एक्सक्लूजन की बात करती है, ठीक है। नेगेटिव प्रेमिस तो एक्सक्लूजन की बात करती है, पर वो दो नेगेटिव प्रेमिस से ये जो दो प्रेमिस है और ये दो प्रेमिस के बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रेमिस और कंक्लूजन की जो लिंकेज है वो लिंकेज नहीं हो पाएगी अगर दोनों प्रेमिस नेगेटिव हो, क्योंकि दोनों प्रेमिस अगर नेगेटिव हो तो प्रेमिस और कंक्लूजन की जो लिंकेज है वो टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अवॉइड टू नेगेटिव प्रेमिस, जहां भी टू नेगेटिव प्रेमिस होगी वहां पे फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस कमिट होगा। तो ये तो बड़ी आसान थी। फिफ्थ रूल क्या है, इफ ईदर प्रेमिस इज नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। मतलब अगर दो प्रेमिस रहती है एक सिलोगिज्म में, मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस, ठीक है, मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस,
तो अगर मेजर प्रेमिस या माइनर प्रेमिस, कोई भी प्रेमिस अगर नेगेटिव हो, ठीक है, ई हो ओ हो, कोई भी एक प्रेमिस अगर नेगेटिव हो तो कंक्लूजन को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी एक प्रेमिस नेगेटिव होता है तो वहां से आप एक अफर्मेटिव कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। जब एक अफर्मेटिव कंक्लूजन ड्रॉ होती तभी एक अफर्मेटिव कंक्लूजन ड्रॉ होती है जब दोनों प्रेमिसेस अफर्मेटिव हो, ठीक है। पिछले रूल में हम लोग देखें कि दोनों नेगेटिव प्रेमिस से कोई वैलिड कंक्लूजन, कोई अफर्मेटिव कंक्लूजन हम लोग नहीं निकाल सकते। तो चीजें ये है कि दो अफर्मेटिव प्रेमिस से हम लोग एक अफर्मेटिव कंक्लूजन को ही ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी प्रेमिस अगर नेगेटिव है तो उससे एक जो कंक्लूजन निकल के आएगी वो हमेशा एक नेगेटिव कंक्लूजन होगी, ठीक है, क्योंकि एक अफर्मेटिव कंक्लूजन एक क्लास इंक्लूजन को बताती है, ठीक है। और अगर वो अफर्मेटिव कंक्लूजन ऐसे प्रेमिस से इन्फॉर्म हो जो कि क्लास एक्सक्लूजन की बात करती है, तब वो दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन पाते, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर कोई भी प्रेमिस नेगेटिव हो तो कंक्लूजन को ऑलवेज नेगेटिव होना ही पड़ेगा, वरना फैलेसी ऑफ ड्रॉइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेमिस, ये फैलेसी के नाम से ही पता चल रहा है कि एक अफर्मेटिव कंक्लूजन को हम लोग एक नेगेटिव प्रेमिस से निकाल रहे हैं। ये फैलेसी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए एक रूल में, अगर करें तो ये फैलेसी कमिट होगी, ठीक है। और लास्ट वाली बहुत ही आसान है, नो पर्टिकुलर, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नो पर्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू यूनिवर्सल प्रेमिसेस। आप लोगों ने एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट की वीडियो अगर नहीं देखी तो वो जाके फटाफट देख ले, वरना ये आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है ये रूल की एक्सप्लेनेशन, कि दो पर्टिकुलर प्रेमिस से एक दो यूनिवर्सल प्रेमिस से एक पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। ये कॉमन सेंसिकली बहुत ही एक्सेप्टेबल है कि हम लोग ए से आई को ड्रॉ कर ही सकते हैं, ए और ई से, ये तो होगा नहीं, ए और ए से हम लोग आई को ए, और मैंने ये क्यों कहा कि ए और ई से आई नहीं निकल सकता, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि अगर कोई भी प्रेमिस नेगेटिव हो तो उससे हम लोग अफर्मेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्म कभी ये एक इनवैलिड सिलोजिज्म है, ठीक है। अच्छा, तो मान लो, तो मैंने क्या कहा कि दो अफर्मेटिव प्रेमिस है तभी हम लोग एक अफर्मेटिव कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मान लो ये दो यूनिवर्सल प्रेमिस है जो अफर्मेटिव है, ठीक है, ये दोनों से मैं अगर आई कंक्लूड करूं तो ये बहुत एक्सेप्टेबल लगता है कि मैंने अगर कहा कि ऑल मेन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, जो कि एक ए प्रपोजिशन है बट वो सिंगुलर प्रपोजिशन है, तो राम इज ऑल्सो अ मैन, ठीक है। मतलब वो तो यहाँ पे अबाउट फोर टर्म्स हो जाए, पर इन जनरल अगर मैं कहूँ कि दो ए प्रपोजिशन से आई हम लोग डिड्यूस कर ही सकते हैं, बहुत एक्सेप्टेबल लगता है हमको। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल फैलेसी होती है, कि एग्जिस्टेंशियल फैलेसी होती है मतलब ये दोनों की एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट नहीं है। अब एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट क्या है वो अभी मैं नहीं बोलने वाली, क्योंकि उसके वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी, दो वीडियोस है, आप लोग जाके फटाफट वो देख लो तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो जाएगी बड़ी आसानी से। तो ये दोनों जो ए प्रपोजिशन है वो ए प्रपोजिशन की एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट नहीं है। तो हाउ कैन वी इन्फर सच ए प्रपोजिशन व्हिच हैव एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट? आई और ओ की एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट रहती है, तो आई की एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट है पर ए की नहीं है। तो हम लोग how can I infer such a proposition which have existential import from one that doesn't have such import, ठीक है। तो अगर सीधी सी बात यह है कि दो यूनिवर्सल प्रेमिस से हमें पर्टिकुलर कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल फैलेसी वुड बी कमिटेड, ठीक है। तो ये सारे रूल्स को अच्छे से रट लेना है अच्छे से, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों ये रूल एक जरूरी है एक सिलोजिज्म के लिए। अगर ये रूल को नहीं माने हम लोग तो ये क्या क्या फैलेसीज होगी, क्यों वो फैलेसीज होती है, सब एक्सप्लेन किया अच्छे से। ना समझ में आए तो आप IM कॉपी की एक बुक है, वहाँ से भी आप IM कॉपी की इंट्रोडक्शन टू लॉजिक जो बुक है वहाँ से भी आप लोग रेफरेंस ले सकते हो, और पिछले वाले वीडियो से आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर कर सकते हो। तो thank you for watching this video and please subscribe this channel, Exam Bird.